डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी थॉट और इसमें हम यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे जिसमें है लॉस, थ्योरीज एंड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में नियम, सिद्धांत और प्रतिमान, इसका अध्ययन टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भूगोल में मॉडल या प्रतिमान। इसको मॉडल भी बोलते हैं और प्रतिमान भी बोलते हैं, तो आप इसको साइड में लिख लेंगे प्रतिमान को। ठीक, हम भूगोल में प्रतिमान या मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सामान्य परिचय। तो जो मॉडल होता है यह वास्तविकता का आदर्शीकृत प्रतीक होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी डिवाइस के माध्यम से या वेस्ट सामग्री के माध्यम से उसको निर्माण करते हैं। डिवाइस के माध्यम से कैसे करते हैं, पृथ्वी के किसी स्थान को ले लेते हैं, वहाँ की विशेषता को लेते हैं, फिर हम उसको स्लाइड के माध्यम से मोबाइल में एक एक करके दिखाते हैं या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्टर वगैरह है उसमें। और कुछ हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका में हम क्या करते हैं, कुछ वेस्ट सामग्री लेते हैं, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस वेस्ट सामग्री को एक प्रतिरूप तैयार करते हैं किसी भी क्षेत्र का। जैसे कि हमको बनाना है अर्थ है, फिर उसका बीच का हिस्सा हम काट करके निकाल देंगे, यहाँ पर उसके लेयर को दर्शाएंगे इस प्रकार करके। तो इस प्रकार से हम उसमें मॉडल प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो मॉडल क्या होता है, यह वास्तविकता में जो जटिल होता है उसको क्या करते हैं, मॉडल के माध्यम से सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और यह क्या होता है, वास्तविक आदर्श और संरचना का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है, यानी कि उसका सरल रूप प्रस्तुत करता है। अब हम अध्ययन करते हैं मॉडल के अर्थ और परिभाषा के बारे में। तो विज्ञानों में मॉडल के माध्यम से सिद्धांत और नियम को अध्ययन किया जाता है और विधि तंत्र के अध्ययन में मॉडलों का उपयोग बहुत ही अधिक बढ़ता जा रहा है। मॉडल स्पष्ट एवं लचीला होता है। अब इसका परिभाषा देखते हैं स्किलिंग महोदय के अनुसार। तो मॉडल सिद्धांत या नियम, संबंध या प्रकल्पना, सामान्यीकरण का कार्य निर्देश हेतु भी हो सकता है। ये इनके अनुसार परिभाषा है। फिर है हैगेट के अनुसार, थोड़ा अजीब है परिभाषा लेकिन याद करना पड़ेगा। हैगेट महोदय के अनुसार मॉडल वास्तविकता का आदर्शीकृत प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो वास्तविक स्वरूप होता है उसका आदर्शीकृत, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये मॉडल किसी भी भौगोलिक स्थिति की वास्तविकता या उसमें निहित जो गुण है या लक्षण है उसको प्रदर्शन करने वाला या आदर्शीकृत निरूपण या प्रदर्शन है। यानी कि किसी भी भौगोलिक स्थिति का क्या करते हैं हम, उसका वास्तविक स्वरूप है या उसके जो गुण लक्षण है उसको हम मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। फिर है मॉडल का उपयोग। तो मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है या किस लिए होता है, इसका अध्ययन करते हैं। मॉडल जो है बहुप्रयोजनीय होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रयोजनाओं में मॉडल का उपयोग करते हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र का प्रयोजना हो, भूगोल का क्षेत्र का प्रयोजना है, वाणिज्य कला वगैरह का प्रयोजना हो, उसमें प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से विज्ञान का है तो उसमें क्या करेंगे, यदि वनस्पति का है तो वनस्पति विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को एकत्रित करेंगे, फिर उसके बाद उसका मॉडल प्रस्तुत करेंगे। भूगोल में कैसे करेंगे, भूगोल में हम ग्लोब वगैरह तैयार करेंगे, ग्लोब वगैरह के बाद सन वगैरह तैयार करेंगे, फिर लोग तैयार करेंगे, फिर उसके प्रभाव वगैरह को दर्शाएंगे। इस प्रकार से मॉडल प्रस्तुत करेंगे। इकोनॉमिक्स वाले क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले अकाउंटिंग वगैरह रहते हैं उनका, लेकिन उन लोगों में कुछ और वाणिज्य वगैरह क्षेत्र आता है, तो वो लोग अपना जो लॉस एंड प्रॉफिट वगैरह है उसको उस मॉडल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, ये मॉडल जो है बहुप्रयोजनीय होता है। अतः विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस मॉडल का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य, दृष्टिकोण एवं उपयोगिता के अनुसार इसे कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गणितीय मॉडल, विज्ञान से संबंधित मॉडल, भूगोल मॉडल, शोध आदि में प्रयुक्त होने वाले मॉडल, आर्थिक क्षेत्र में उपयुक्त होने वाले मॉडल, इस प्रकार से। फिर है मॉडल द्वारा योजना के निर्माण में सहायता मिलती है। फिर है मॉडल का उपयोग सामान्यीकरण हेतु किया जा सकता है, यानी कि किसी भी तथ्यों को हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित और सामान्यीकरण करने के लिए। फिर है मॉडल की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है मॉडल की विशेषता की सहायता से विश्व की वास्तविक विशेषताएं ढूंढी जा सकती है। यानी कि हम एक मॉडल को देख करके विश्व के जो वास्तविक गुण है या लक्षण है उसको देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल के माध्यम से हम क्या करते हैं, विश्व के किसी क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं या भौगोलिक लक्षण को या किसी भी प्रकार के लक्षण या गुण है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है
मॉडल वास्तविकता की मिली जुली छवि प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ये क्या है, अर्थ है, तो हम मॉडल तैयार करेंगे तो उसमें एक प्रकार का गोला काट देंगे और उसमें लिख देंगे अर्थ, इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो ये क्या है, ये वास्तविकता का छवि है। इसके बाद है मॉडल की सहायता से किसी तथ्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार के मॉडल तैयार करते हैं, इसके बाद उसकी भविष्यवाणी भी तैयार कर सकते हैं। फिर जो मॉडल है वो अचानक चयनात्मक होता है, मॉडल जो है वो क्या होता है, चयनात्मक होता है। अलग अलग विषय के लिए अलग प्रकार के मॉडल चयन करते हैं। अतः महत्वहीन तथ्य है या महत्वपूर्ण जो तथ्य नहीं है उनको छोड़ करके वास्तविक प्रदर्शन करते हैं इसमें, यानी कि जो सार्थक है, सत्य है, उसका प्रदर्शन करते हैं। फिर है मॉडल शब्द का उपयोग जो है व्यापक अर्थ में किया जाता है, लेकिन उन्हें परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। जैसे कि ऊपर हम परिभाषित कर रहे थे तो उसमें आप लोग देखे होंगे। अब हम देखते हैं मॉडल की आवश्यकता क्यों है। तो भौगोलिक दशाओं की वास्तविकता की कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल की आवश्यकता होती है। फिर है भौगोलिक वास्तविकता की बड़ी जटिलता होती है, यानी कि उसमें बड़ी जटिल होती है, जिसको प्रस्तुत करने के लिए या सामान्य लोगों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते या इतना पढ़े लिखे नहीं होते कि वो जटिल तथ्यों को समझ पाए, तो उनको हम मॉडल के माध्यम से उसको आसानी से समझा सकते हैं। फिर लंबे समय से एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में वास्तविकता के अध्ययन के लिए हम मॉडल का उपयोग कर सकते हैं या उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद है आधुनिक युग में मॉडल को सैद्धांतिक विचार और जो प्रेक्षण प्रयोग वगैरह है के माध्यम का एक सेतु माना जाता है। यानी कि सैद्धांतिक विचार और जो प्रयोग है उन दोनों को मिश्रित करके प्रकट किया जाता है मॉडल के द्वारा, तो वो क्या होता है, सर्वोत्तम हो जाता है। फिर है किसी घटना के कारण और परिणाम को स्पष्ट करने के लिए भी मॉडल की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया मॉडल की आवश्यकता। अब हम देखते हैं वर्तमान में भूगोल में उपयोग किए जाने वाले मॉडल के प्रयोग। तो फर्स्ट है एकॉफ महोदय के अनुसार, तो उनके अनुसार मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। एक मूर्तिदर्शी मॉडल होता है, एक अनुरूप मॉडल होता है और एक प्रतीकात्मक मॉडल होता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, लूनिक मॉडल में हम मूर्ति वगैरह या घर वगैरह का डायरेक्ट वैसे ही बना देते हैं, ये होता है मूर्तिदर्शी मॉडल। फिर है अनुरूप मॉडल, हम एक किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को लेते हैं और उसी के अनुरूप एक मॉडल तैयार करते हैं। फिर है प्रतीकात्मक मॉडल, यानी कि इसमें हम सिंबल के माध्यम से, जैसे कि सड़क है तो उसके लिए ऐसे, रेलवे लाइन है तो उसके लिए इस प्रकार से सिंबल का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंबल के माध्यम से मॉडल तैयार करते हैं, उसको प्रतीकात्मक मॉडल बोलते हैं। जैसे कि आपको भूपत्रक वगैरह हो गया, धरातल टोपोशीट वगैरह हो गए, वो होते हैं। फिर सेकेंड है चोरले महोदय के अनुसार 1964 में भूआकृति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्रणाली के आधार पर उन्होंने मॉडल के प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है सिस्टम, यानी कि प्रणाली के आधार पर मॉडल के प्रकार। फर्स्ट है सिंथेटिक सिस्टम मॉडल, फिर है पैरेलल सिस्टम मॉडल और ब्लैक बॉक्सेस मॉडल, ये अलग अलग मॉडल के प्रकार है। फिर है महत्व के आधार पर, तो इसमें है इंटरनलाइज्ड मॉडल, फिर है पैराडाइम्स मॉडल और मॉड्यूल बिल्डिंग, ये सभी मॉडल के नाम हैं। आप फर्स्ट वाले जो मॉडल है इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला जो दिया है वो कठिन है। आप इसको एकॉफ महोदय के अनुसार याद करेंगे, ये जो कठिन है इसको छोड़ देंगे, लेकिन जानकारी के लिए इसे याद कर लेंगे। मॉडल का सामान्य वर्गीकरण, इसे मैथमेटिकल मॉडल, जिसके अंतर्गत आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है और स्टोकेस्टिक मॉडल है। फिर है एक्सपेरिमेंटल मॉडल, इसमें स्केल मॉडल है और एक एनालॉग मॉडल है, यानी कि अनुरूप मॉडल, और एक स्केल यानी कि मापनी मॉडल है। फिर है नेचुरल मॉडल, इसके अंतर्गत हिस्टोरिकल कल्चर मॉडल है और एनालॉग कल्चर मॉडल है या एनालॉग नेचर मॉडल है। इसके बाद है भौगोलिक अध्ययन में मॉडल का उपयोग। तो भौगोलिक अध्ययन में मॉडल का उपयोग किन रूपों में किया जाता है या कैसे अध्ययन किया जाता है, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है मापनी मॉडल, तो भौगोलिक अध्ययन में मापनी मॉडल का उपयोग किया जाता है। भौगोलिक अध्ययन में मापनी मॉडल की सहायता से किसी भूदृश्य की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का त्रिमेय प्रदर्शन, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 हो गया, इनका प्रदर्शन किया जाता है। और इस मानचित्र की सहायता से भौतिक मानवीय कारकों को प्रदर्शित करते हैं। तो
मापनी मॉडल का भूगोल में इस प्रकार से उपयोग होता है। फिर है मानचित्र मॉडल। तो आप सभी को पता है कि किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो राज्य हो या विश्व हो, उसके सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मापनी मॉडल तैयार करते हैं, जिसको बच्चे के पास प्रस्तुत करते हैं चार्ट वगैरह के या एटलस वगैरह, ये सभी मॉडल है। इसके बाद है अनुकार मॉडल। जो अनुकार मॉडल है, इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्रादेशिक विकास की वास्तविक प्रतिरूप है, परिवहन है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, इन सभी के जो पारस्परिक प्रभाव है इसकी तुलना करते हैं। और इस विधि का जो विकास करने का श्रेय है वो स्वीडिश भूगोलवेत्ता टी हंगरस्ट्रेट को है। और इसके उप विभाग भी है, जिसमें भौतिक मंडल और मानवीय तथ्यों के मंडल 2 है। फिर एक गणितीय मॉडल। तो भूगोल में गणितीय मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो भूगोलविद है वो क्या करते हैं, भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं। वो किस प्रकार से, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वगैरह है और किस क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल में कितना जनसंख्या घनत्व वगैरह है, वहाँ पर जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, इस प्रकार से गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं, आरेख वगैरह तैयार करते हैं। फिर है संकल्पनात्मक मॉडल। तो इसे सैद्धांतिक मॉडल भी कहते हैं। इसमें किसी भी विषय वगैरह का व्याख्यात्मक प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर है गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल। तो इसका उपयोग भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दोनों में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आपके मानव भूगोल के अंतर्गत जो अधिवास भूगोल है, इसमें इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, शहर की ओर, ये एक शहर है और ये एक क्या है, गाँव है। तो गांव के लोग शहर की ओर किस प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक है, यहाँ पर है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम है। तो यहाँ के लोग यहाँ पर अधिक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा वगैरह सभी उच्च वगैरह है और उच्च जीवन की सुविधाएं हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है और यहाँ पर कम है। जिस प्रकार से भूगोल में इसका प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से भूगोल में इसका प्रयोग है। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।